नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं महासमर 2019। महासमर 2019 यो महासमर कहे, लेकिन हम कहेंगे कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और वजह साफ है कि देश में किसके हाथ में 5 साल के लिए हुकूमत सौंपी जाए, ये बड़ा अहम सवाल है। और किरदार सबके सामने है, स्थितियां सामने हैं। आज हमारे साथ अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनके कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करना लाजमी समझते हैं। और ये वो चेहरे हैं, या कहें कि वो युवा ताकत है जो देश की दिशा और दशा बदल सकती है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर यूथ 2019 के महासमर को लेकर क्या सोचता है, किस तरह इसे देखता है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। 2019 का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं इस चुनाव को देखता हूँ देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। जी, राष्ट्र हित में क्या क्या खास बात होनी चाहिए? राष्ट्र हित में जैसे कि ये पिछली एक घटना देखी आपने पुलवामा की, जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो एक पाकिस्तान पे जो एक अटैक करके जो एक देश को संदेश दिया है, इस भारतवासियों को संदेश दिया है कि अब भारत देश एक सुरक्षित हाथ में है। तो मैं इस पूरे चुनाव को देश हित के मुद्दे में देखता हूँ। आप कह रहे हैं कि राष्ट्र हित के लिए जरूरी है ये चुनाव? जी बिल्कुल। जी, नाम क्या आपका? प्रिंस पारिक। प्रिंस पारिक, चलिए आपके पास आना चाहूंगा। राष्ट्रवाद के लिए काफी चर्चाएं हो रही हैं और कहा भी जा रहा है कि राष्ट्रवाद और देश हित में नरेंद्र मोदी की वापसी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं। क्या एक व्यक्ति के ऊपर अपन ये मान सकते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति ही राष्ट्र का हित कर सकता है? क्या ये देश चल नहीं पा रहा? बहुत पहले से जब चल रहा है, आजादी के बाद देश चल रहा है, बहुत सारी सरकारें आई हैं, बहुत सारी सरकारें गई हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी ही थे वहां पे जो इस देश को संभाल रहे थे? आज एक ये भाई एबीपी माइंड के जो लोग हैं वो बार बार ये टारगेट करते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को लाना पड़ेगा हमें। तो वो क्या वही है इस देश को संभालने वाले? क्या इससे पहले देश नहीं था? तो मैं इनसे एक मैसेज दूंगा कि भैया देश पहले भी चल रहा था, आगे भी चलेगा। और ये इस प्रकार की जो आप जो बातें कर रहे हैं कि पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद में ये सर्जिकल स्ट्राइक की, पहली बात तो ये चीजें हैं कि ये बात मीडिया और इस राजनीतिक लोग ही बोल रहे थे। सेना की तरफ से ऐसा कोई मामला नहीं था। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हम भी देश के साथ हैं, हम भी देश की सेना के साथ हैं कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए, आतंकवाद को जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन उसका महिमा मंडन करके आप राजनीतिक फायदा लेना चाह रहे हो तो वो मेरी तरफ से वो गलत है। और बार बार जैसे उस टाइम में मुद्दा उठा, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा, लाजमी प्रश्न पूछा कि क्या ये वास्तव रूप में 300 लोग वहां आतंकवादी मरे गए? इन लोगों ने उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया पे टारगेट किया। चलिए, बड़ा सवाल उठता है कि सेना पे राजनीति हो रही है। मैं कुछ साथी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ, हमारे देश के नेता सेना को बार बार अपने स्पीच में लेके आ रहे हैं, इसे कितना उचित समझते हैं? सेना के इसलिए वो उसमें विचार में या फिर अपने भाषण में इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो एक जैसे लोग कई हैं जो आजकल भी सेना पे सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने इसकी वजह से या उनकी नाम लेके इन्होंने इसके ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, अगर अपनी सेना ने ऐसा कुछ काम किया है, शौर्य का काम, तो हम उसको जरूर उसमें हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए उसमें। लेकिन उसका राजनीतिक हित के लिए क्या मानते हैं कि इसका प्रयोग होना चाहिए? नहीं, राजनीतिक हित के लिए उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन अपन ने जो काम किया है उसकी बड़ाई होनी चाहिए। चलिए मनीष, कहते हैं कि राजनीति में घसीटा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो उसका फायदा भी लिया जाना चाहिए। मैं एक बार फिर इधर कुछ बच्चियां बैठी हुई हैं, इनसे जानना चाहूंगा, देश की राजनीति में इस समय जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? अपना नाम बताइए एक बार। मेरा नाम अनुश्री शर्मा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूथ बेवकूफ नहीं है। आप 5 साल पहले क्या मैनिफेस्टो लेकर आते हो और आप अचानक से उन मैनिफेस्टो को भुला के बेरोजगारों को रोजगार देने की बातें करते हो, या जो भी आपके जितने भी मैनिफेस्टो रहते हैं उन वादों को आपने 4 साल तक पूरा नहीं किया। अचानक से ये जो सेना पे राजनीति करी और इस सेना का फायदा आप खुद उठाना चाह रहे हो, इसका आप टोटल राजनीतिकरण कर रहे हो। अभी मेरे भाई जो थे उन्होंने बोला कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी आने चाहिए। क्या 70 साल से नरेंद्र भाई मोदी जी थे? 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने भारत को खड़ा किया है। भारत
खड़ा कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है। आज इसरो की बात ले ले, इसरो को कौन लेकर आया? जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए। उसकी मैनिपुलेटिंग आगे जाके राजीव गांधी जी ने की। तो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में जो भी अपने सैटेलाइट्स विमान चल रहे हैं या जो भी चल रहे हैं, सब राजीव गांधी की देन है। आज आधुनिक क्रांति को ले ले, चाहे अपन मोबाइल फोन चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, सब कांग्रेस की देन है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि सारी पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो ला दिए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सेना की, तो सेना जब एक एक्शन लेती है तो पूरा प्रेशराइज किसके ऊपर होता है? जो सत्ता में पार्टी होती है। अगर सेना उस टाइम पे एक्शन नहीं लेती है या हमारे शहीदों के लिए काम नहीं करती, तो विपक्ष की पार्टी क्या करती है? उन पे आरोप लगाती है। लेकिन जब पक्ष की पार्टी उसके लिए काम कर रही है, तो उसके बाद में अगर वो बखान कर रही है, इसके बारे में बता रही है कि हाँ, ये शौर्य का काम हमारी सेना ने किया है, तो क्यों ना उसका आप लोग कह रहे हैं फायदा उठाना। तो राजनीति के अंदर सत्ता जो होती है, अगर आप बेसिकली देखेंगे, अगर आप कहते हैं तो हर चीज का फायदा उठाया जाता है। अगर आप 1 करोड़ को जॉब नहीं दे रहे हैं और उसी जगह आप 10 लाख को जॉब दे रहे हैं, तो 10 लाख का बखान करके उसी का प्रॉफिट अगर आप यूथ को ले आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई सी भी पार्टी वो अपने काम के लिए प्रॉफिट जरूर लेती है। आपका क्या नाम है? मनीषा मीणा। मनीषा, एक बात जानना चाहूंगा कि मंच से स्पीच आप भी सुनते होंगे। अभी नेताओं की जो भाषा का प्रयोग हो रहा है मंच से, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मंच से जब नेता भाषण देते हैं तो सीधी सी बात है कि वो उन्होंने जो किया है वो उसे गिनाएंगे जरूर, अपनी तरफ करने के लिए वो गिनाएंगे। लेकिन जो सेना के लिए, वो जो सेना की जो उन्होंने किया है और वो जो वोट मांग रहे हैं सेना के नाम पे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। राजनीति में धर्म, जाति, इनकी भी बहुत चर्चाएं होती हैं, इसे कैसे देखती हैं? धर्म, जाति, आज का टाइम ऐसा है कि यूथ धर्म को, जाति को नहीं मानता। हाँ, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है धर्म जाति, कहीं ना कहीं तो आ ही जाती है, लेकिन उसे अपने देश को, भारत को देखो, भारतवासियों बन के देखो, उसको जाति या धर्म में मत बांटो। मैं यहाँ आना चाहूंगा एक बार। अपना नाम बताइए आप। जी, रमेश भाटी मेरा नाम है। भाटी साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को लेकर के काफी इस समय चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उसके पास में अधिकार है लेकिन प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में एक्शन में आना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, या जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो अभी रिपोर्ट आई, और इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास उतने राइट्स नहीं हैं कि हम किसी कैंडिडेट का निर्वाचन रद्द कर सके, किसी पॉलिटिकल पार्टी का निर्वाचन की मान्यता रद्द कर सके। तो उनके पास जो राइट्स तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सीमित है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रपति महोदय को एक एक्शन लेकर और कुछ ना अधिकार उनको अलग से देने चाहिए। चलिए, आपका नाम बताइए। जी, अजय यादव मेरा नाम है। अजय जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा। 2 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरा, पिछली बार आपने सुना होगा कि अच्छे दिन आएंगे। इन स्लोगन्स को आप कैसे देखते हैं? जी, बात ऐसी है कि मोदी, जैसे कि पिछले जब से देश आजाद हुआ है, ऐसे तो है नहीं कि जैसे बीजेपी या फिर मोदी जी देश को चला रहे हैं। सरकार पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी। पहले भी देश चल रहा था, आगे भी चलेगा। लेकिन मोदी जी जो धर्म के नाम पे, सेना के नाम पे जो वोट मांगते हैं, बहुत गलत है। अच्छे दिनों का भी जिक्र होगा। जी, अच्छे दिन आज तक तो हमारे आए नहीं। हमें पूरे अब इलेक्शन 5 साल के इलेक्शन दोबारा हो गए, दोबारा आ गए, अभी तक तो अच्छे दिन आए नहीं है। किसानों की हालत ऐसी है गाँव में कि वो आज जो आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान, जो आत्महत्याएं वो बढ़ी ही हैं। मोदी है तो मुमकिन है, अच्छे दिन आएंगे, 2 बहुत चर्चाओं में है। 2014 के चुनाव से पहले माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने नारा दिया कि अच्छे दिन आएंगे, और निश्चित तौर पर पिछले 50 सालों की और 5 सालों की अगर तुलना करें, महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो 9 करोड़ टॉयलेट्स आज घरों में बने, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात है। वहीं 6 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर आज रसोई तक पहुंचे हैं, तो महिलाओं की जो बीमारियां उनसे बचा गया है। वहीं अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, तो युवाओं को रोजगार देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। विकास पे कोई चर्चा कर रहा है अभी 2019 के विकास पे? आप देखिए ना, नवजोत सिंह सिद्धू जी का जब बयान आता है कि मुसलमान एक हो जाए, मायावती जी का बयान आता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, और कोई नेता विकास की चर्चा कर रहा है इस समय? कहाँ कर रहे हैं आप? सब ये करेंगे मोदी को रोको, सब ये करें, केवल मोदी साहब कर रहे हैं। सब मोदी ने विकास किया, आप देखिए। आप नहीं, विकास किया है, उनके मुंह से निकल नहीं पा रहा है, लेकिन वो सिर्फ अभी भी वो भी अली और बली में फंसे हुए हैं। अली और बली के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है? आप इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। जो लोग कभी धर्म के नाम पर, कभी देश जाति के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं, वो लोग आज यहाँ अली और बली के नाम पर राजनीति करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास के नाम पर। मोदी है तो मुमकिन है, अच्छे दिन आएंगे। अभी एक साथी विक्रम जी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जो कुछ अभी हुआ है 5 साल में हुआ है। देखिए, अच्छे दिन तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। इनके पास
रोजगार की बात तो है नहीं इनके पास, मंदिर और मस्जिद के अलावा कोई दूसरे बात। ये अभी बात कर रहे थे मंदिर मस्जिद, इनमें तो कोई मतलब है नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ भाई विकास हो। जी, आप क्या कह रहे हैं? नाम बताइए एक बार। मैं जसविंदर चौधरी। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, देश हित के लिए हमारे भारत देश के लिए आज सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। ये लोग 2014 का जब लोकसभा चुनाव था, उस समय नरेंद्र भाई मोदी ने अनेक जुमले घड़े, रोजगार के नाम पे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पे, अनेकों नए आयाम लेकर आऊंगा, भारत को चांद पे पहुंचा दूंगा। और आज की स्थितियां उल्टी विपरीत है। सारे वादा खिलाफी की इन्होंने। आज ना तो रोजगार का नाम ले रहे हैं अपने भाषण में, ना भ्रष्टाचार का नाम ले रहे हैं। मतलब कुल मिला के एक ढोंग करता है, एक मदारी खेल दिखाने आता है, जैसे मदारी बंदर लेके आता है, खेल दिखाता है, बेड़ी गटी करता है और उनको गुमराह करके चला जाता है। उसी स्थिति में यह व्यक्ति आया। इस भारत देश में मैं मानता हूं इससे पहले इतना बड़ा झूठ और पाखंड वाला व्यक्ति आज से पहले पैदा नहीं हुआ है। यह जाति आधार पे पहले तो इन्होंने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख के नाम में इस देश को बांटा। आज ये जातीय स्तर पे पहुंच गए हैं। ना तो इन्होंने रोजगार दिया युवाओं को, ना भ्रष्टाचार खत्म किया। आज नोटबंदी से, जब नोटबंदी हुई थी, 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीना गया था। इसके बाद में ये लोग अब चुनाव किस मुँह से चुनाव वोट मांगने आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये कहूं, ये युवाओं को गुमराह करने के लिए नए नए तरीके लेके आ रहे हैं। मैं चलिए आपके पास आऊंगा। एक बात जरूर मुझे अखरती है, जब नेताओं के बारे में कहा जाता है, एक दूसरे के बारे में, कोई किसी को फेंकू कह रहा है, कोई चोर बता रहा है, कोई ढोंगी बता रहा है, कोई पप्पू कह रहा है, कोई मदारी कह रहा है, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि देश में मातृशक्ति बड़ी गंभीर नजर आती है। इन सब शब्दों को कई बार मैं सुनता हूं, कई लीडर्स जो होती हैं विमेन, उनके बारे में वो कई बार कहती भी हैं कि इन सब शब्दों का राजनीति में कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कुछ बच्चियां बैठी हुई हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा एक बार कि ये जो अल्फाज जो सामने आते हैं, कोई किसी को फेंकू, कोई किसी को पप्पू, कोई मदारी, कोई ढोंगी, कोई चोर, ये राजनीति में इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं बताऊं तो किसी के निजी जीवन या व्यक्तिगत रूप से उस पर टिप्पणी करना गलत है। आप अगर देश हित की बात सोचते हैं तो देश के विकास पर कार्य कीजिए, ना कि उसके व्यक्तिगत राजनीति कीजिए। उसके व्यक्तिगत टिप्पणी करना आपका काम नहीं है। आपका मुद्दा है देश का विकास, राष्ट्र हित, तो इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं कर सकते हो किसी पर, और करनी भी नहीं चाहिए। पर्टिकुलर किसी को नाम कोट करके कुछ भी टिप्पणी, छूट है हमारे हिंदुस्तान में, फूलझड़ी कोई कहीं भी चला सकता है, कलर कोई किसी के भी लगा सकता है, तो ये भी महापर्व है। इतनी छूट क्या दी जानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। बिकॉज अगर अभिव्यक्ति की आजादी की हम बात करते हैं तो आपको अभिव्यक्ति की आजादी में ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी कोई सा भी लांछन लगाएं, क्योंकि एक पॉलिटिक्स के अंदर एक ट्रेंड चल गया है कि उसके ऊपर अगर गलत लांछन लगा दे तो मैं प्रमोट हो जाऊंगा। चलिए, आप क्या कहेंगे इन टिप्पणियों को लेकर? जी, किसी का भी अपन जब किसी मंच से कोई स्पीच देते हैं, तो अगर हम ऐसे मंच पे हैं जिससे अगर हम अपशब्द खुद बोल रहे हैं, तो जो हमारे फॉलोअर्स है वो तो बोलेंगे ही। तो इस मंच पे जब आप बोल रहे हैं तो ये आपको खुद को समझ होनी चाहिए। किसी दूसरे के बारे में आप ऐसी बात नहीं कर सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है आप किसी के बारे में कुछ भी गलत टिप्पणी करें। ये बात सही है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। देश के संविधान ने आपको सभा करने के लिए, बोलने के लिए, मंच पे आने के लिए एक अधिकार दिया, एक ताकत दी आपको आपके वर्कर्स की। लेकिन इसका बेजा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूथ सब देखता है, सब समझ रहा है, मतदाता भी सब जानता है, लेकिन शब्दों का, गरिमा का ख्याल जरूर रखें। ये बड़े एक बहस का विषय है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर 2019 और हम चर्चा कर रहे हैं देश के मुद्दों पर, यूथ क्या सोचता है। चलिए एक बार फिर अभी आपने सुना कि कौन क्या कह रहा है, किस तरह के मुद्दे होने चाहिए। अभी कुछ साथी और हैं हमारे पास में। मैं आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिवेश पारासर है। और मैं एक बात जानना चाहता हूं कि चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? सर, मुद्दा होना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में, बहुआयामी किसी भी क्षेत्र में देश को ऊपर लेके जाना है। इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, डिफेंस के क्षेत्र में। आज से अगर अपन बात करें, थोड़ा इतिहास की तरफ जाएं, तो चंद्रगुप्त का राज्य अटक से कटक राज्य था। उसका राज्य इतना कैसे फैल गया, अशोक का राज्य इतना कैसे फैल गया? उसने कहा अपनी जनता को कि मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। मोदी
ये नहीं कह रहा कि मुझे सेना के नाम पर वोट दो। मोदी कह रहा है कि अगर हमला होगा तो मैं जवाब दूंगा। मुंबई में हुआ था, तुमने नहीं दिया था। दैट इज द डिफरेंस। इस पर वोट मांगा जाना चाहिए या ना मांगा जाना चाहिए, जनता तय करे, पहली चीज। दूसरी चीज, इकोनॉमिकली आज हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज हम उस दौर से निकल के आए हैं जब हर रोज अखबारों में कभी 1,86,000 करोड़, लिखने में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, कैलकुलेटर पर कर लेता हूं, 1,76,000 करोड़, 2G, जीजाजी, जीप घोटाले से लेकर, मैंने सुना है, मेरी जो इतिहास का नॉलेज है, जीप घोटाला हुआ था सबसे पहले, वहां से लेकर और कॉमनवेल्थ तक बोफोर्स होते हुए, अंतर ये है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, दिनेश जी, आप बहुत उत्सुक हो रहे हैं बोलने के लिए, मुद्दे क्या होने चाहिए देश की राजनीति में, वो जानना चाहता हूं आपसे। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनकी एक विचारधारा होती है। जैसे ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा राष्ट्रवाद है। क्या भारत में रहने वाला आम नागरिक राष्ट्रवादी नहीं होता? एक मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है? एक जैन राष्ट्रवादी नहीं है? क्या हिंदू ही राष्ट्रवादी हो सकता है? आज भारत के अंदर लोकतंत्र अपने निकृष्टतम स्थान पे है। आज की राजनीति के अंदर जाति की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है। हमें चाहिए रोजगार, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। ये भैया बोल रहे हैं कि 196 करोड़ रोजगार तो सरकारी नहीं दे सकते। अरे सरकारी कौन मांग रहा है? 125 करोड़ सरकारी नहीं चाहिए हमें, प्राइवेट रोजगार भी चाहिए। जेट एयरवेज आज खस्ता हालत है, बंद होने को आ रहा है। आज तक घोटाले नहीं हुए, अब इसमें भी हुए। नीरव मोदी भगा, आज राफेल घोटाला हो रहा है, राफेल की फाइल चोरी हो जाती है, निर्मला सीतारमण का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। ये आज बात, एक विमान जिसकी पहले 550 करोड़ कीमत थी, आज उसकी 1000 कुछ करोड़ रुपए कीमत है। इस पे हमें जवाब चाहिए। एक मिनट मेरी बात, आज भारत के अंदर जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अस्तित्व मिटने को आ रहा है। सीबीआई देख लीजिए। मुझे तो आप एक बात बताइए, ये देश में रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार के लिए दो मंचों से एक बात आती है। मोदी साहब तो कहते हैं, या उनके साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं वो सब कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, काफी लोगों को रोजगार दिया, और दूसरे मंच से राहुल गांधी या चाहे दूसरे लोग हो, वो उसे खारिज कर रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? वास्तव में रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कुछ यूथ हैं, आप लोग आपस में चर्चा करते हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, खत्म हो गई, या बिल्कुल भरोसा है? देखिए, अपॉर्चुनिटीज की जब तक बात करें तो निश्चित तौर पर जब विदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी गए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का जो वो है स्कोप है वही बढ़ा है। वही मुद्रा योजना के तहत मेरे मित्र ने बताया अभी कि 9 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए लोन लिया। तो हम तो आधा मार रहे हैं। 4.5 करोड़ लोग अगर उस योजना के तहत रोजगार में जा रहे हैं। वही अगर बात करें दूसरी ओर सरकारी सेक्टर में भी आज आप देखिए, बार बार मेरे मित्र एक चीज कहते हैं, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। भैया लोकतंत्र खतरे में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तब था, तब लोगों की नसबंदी की जा रही थी, वो क्या था? आज लोकतंत्र याद आ रहा है आप लोगों को, जब आज देश इकोनॉमिक दृष्टि से अच्छा है, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है, महिला सुरक्षा पे अच्छा है। आज ये इतने राजनीति इतनी स्तर गिरा चुकी है माननीय जो विपक्षी पार्टियां, वो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। आज ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक करती है। पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक, माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐसा स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति इसलिए बना दिया क्योंकि वो एससी से थे, इनकी संकीर्ण मानसिकता, इनकी संकीर्ण। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें इस तरह का जिक्र था। तो आप पब्लिकली ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। वहीं बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, इनके नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे हैं मुसलमान एक हो जाओ। एक आजम खान जी है, वो ये कह रहे हैं कि इन अधिकारियों से मैं जूते चटवाऊंगा। रोजगार के मुद्दे पर मोदी विरोधी जो है लगातार घेर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है कि रोजगार के अवसर ही नहीं मिले? देखिए, कल ही की एक रिपोर्ट आई है, उसमें 5 करोड़ जो रोजगार था प्राइवेट सेक्टर में वो छिन गया है। पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात जो करते हैं पुलवामा हमले की, इससे ज्यादा घोर अन्याय की और घोर निंदनीय बात क्या होगी कि रक्षा मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी होने के बाद में उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा लिया जाता है, जबकि इनका क्या संकीर्ण मानसिकता है। रक्षा मंत्री को इसका श्रेय लेना चाहिए और रक्षा मंत्री को ये काम करना चाहिए कि इस तरीके के मैंने पुलवामा हमले किया और इसकी लीड मैं कर रही थी। तो रोजगार जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जितना घोटाला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ। 5,00,000 रुपए मेरे को आने थे क्योंकि मेरे को खुद को भी मिला है। मैंने खुद में कौशल विकास योजना में मैंने ड्राइविंग सीखी, ना तो उन्होंने सिखाया, केवल आगे से पैसा आता। तो मैं खुद गया हूँ दिल्ली, मैं खुद गया हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ बायोमेट्रिक, मैं कह रहा हूँ बायोमेट्रिक मैं करके आता हूँ। उसके बाद सीखने जाता था। क्लास
क्लास नहीं लेती, ना कोई कक्षाएं होती है, केवल जो पैसा उठाया जा रहा है और वो भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, केंद्रीय सरकार के अंडर में ही। इसके अलावा जब बात की जाए महिला सुरक्षा की, सबसे ज्यादा बलात्कार के केस, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार के केस केंद्रीय सरकार में अभी भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। हमने सोचा था जब निर्भया केस हुआ था उसके बाद स्थिति सुधरेगी, लेकिन उसके बाद और ज्यादा भयावह स्थिति हो रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज भी रात को 12 बजे बाद, 8 बजे बाद भी महिलाएं निकलने से बाहर डरती है। क्यों? इसमें भी कह दीजिए राहुल गांधी जी की सरकार है, वो विपक्ष में, वो मुद्दे नहीं उठाते, इसलिए होता नहीं है। उन्होंने बात की, सबसे बड़ी बात होती है रोजगार पे, मैनिफेस्टो पे। चुनाव जो लड़े जाते हैं मैनिफेस्टो पे लड़े जाते हैं। मैनिफेस्टो की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्थिति है रोजगार पे भी इन्होंने बात नहीं की, केवल धारा 370 पे बात की है या राम मंदिर पे बात की। जब 5 साल आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं आपने राम मंदिर बनवाया, क्यों आपने रोजगार नहीं दिलवाया? आप रोजगार दिलाने की बात कीजिए, आप भ्रष्टाचार पे बात कीजिए, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा आप कर रखे। मैं ये कहना चाहूंगी कि इन लोग मुद्दा उठाते महिला सुरक्षा का कि 5 बजे बाद में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो मैं इतना बता दूं कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब आप बात करते हो तो आप भी कोई ऐसी हरकत मत करो, ठीक है? रही बात दोनों ही पार्टीज या कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, दूध का दूल्हा नहीं है, कोई भी प्रोफेशन हो, और रही बात लड़कियां रात शाम को 5 बजे बाद निकलना डरती है, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी अपने दिमाग में रखते हैं। क्योंकि मैं खुद जयपुर के अंदर रात को अगर 1 बजे भी मुझे मेरे घर जाना पड़े, चाहे मेरी स्कूटी पे जाना पड़े, तो भी मेरे घर वाले मुझे अलाउड करते हैं और मैं नहीं डरती जयपुर की सड़कों पे। तो आप ये चीजें बोलो ही मत ना, ये मैं पिछले 5 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो आप ये मत बोलो कांग्रेस की सरकार बदल गई तो मेरी सिक्योरिटी ज्यादा हो गई, अगर बीजेपी की सरकार थी कम हो गई। वास्तव में कितना यकीन किया जाए कि 33% आरक्षण पे काम भी होगा महिलाओं के लिए? आज अपन कहते हैं कि ये कंट्री डेवलप है, ये स्टेट डेवलप है, या ये कुछ भी डेवलप है, सबसे पहले आपको खुद की अपनी मानसिकता डेवलप करनी पड़ेगी किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए। आप कहते हो एक लड़की रात की 1 बजे सिक्योरिटी है, आप अपनी मानसिकता तो बदलिए कम से कम। आपकी मानसिकता बदलने की जरूरत है कि लड़की बाहर है तो हम उसको क्यों छेड़े, ठीक है? डेवलपमेंट तभी होगा जब एक एक देश का बच्चा, एक एक नागरिक सुधरेगा। ऐसे नहीं कि आप इस पार्टी पे एलिगेशन लगा रहे हो या दूसरी पार्टी पे एलिगेशन लगा रहे हो। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच की जरूरत है, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो सारे राजनीतिक दल जारी करते हैं, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है इसमें, एक परंपरा बन पड़ी है कि मैनिफेस्टो जारी होगा। पब्लिक कितना यकीन करती है इसमें? सर, पिछली बार बीजेपी ने मैनिफेस्टो में 370 का निकाला था, राम मंदिर निकाला था, राम मंदिर का जिक्र भी नहीं है। मतलब उनका पता भी नहीं मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, और मतलब जब से बीजेपी बनी है मंदिर के लिए पार्टी बनी है, ठीक है? 2 करोड़ रोजगार, आज 50 लाख रोजगार। मंदिर का मुद्दा तो बाद में लिया था, 80 में बन गई थी पार्टी, तो 80 में पार्टी बनी, आज 40 साल हो गए पार्टी को, पार्टी में 2 साल। मैं कहना चाह रहा हूँ 2004 में जब चुनाव हुए थे तो अटल बिहारी अजय का नारा लगा था, अटल बिहारी अजय हारे ना। इस बार भी मोदी की हालत वही होगी, और ये मोदी है, ये भाग जाएंगे बाहर। मैं तो वो तो बात आप कह रहे सकते हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मैनिफेस्टो पे यकीन कितना करती है पब्लिक? मैं वो पार्टी का देखो, मैनिफेस्टो में यकीन करते हैं। 15 लाख पिछली बार किया मैनिफेस्टो में, तो इस बार कहीं नहीं जिक्र नहीं, कहीं, ठीक है? उसमें जिक्र नहीं है। मंदिर का किया, ठीक है? 370 का किया, 35A का किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घोषणा पत्र को लेकर के बताइए आप। सर, घोषणा पत्र पे तो जब से मोदी जी का मैनिफेस्टो आया उसके बाद में जनता ने भरोसा करना ही छोड़ दिया है मैनिफेस्टो पे। और मैं एक बार, पहले के घोषणा पत्रों पे भरोसा था, पहले करते थे, लेकिन जब से मोदी जी का घोषणा पत्र आया और उसके बाद में जो सरकार आई है उसके बाद में तो भरोसा करना ही छोड़ दिया, किसी भी पार्टी पे, दोनों पार्टियों पे छोड़ दिया। और एक भाई साहब की मैं बात करना चाहूंगा, महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि 9 करोड़ टॉयलेट बनाए गए हैं। तो थॉमसन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत में महिलाएं सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा असुरक्षित है, और आज बेरोजगारी की दर भी भारत में सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। ये महिला सुरक्षा का मुद्दा वास्तव में महिलाएं असुरक्षित है, केवल पॉलिटिकल इश्यू है बस? देखिए, महिला कहीं ना कहीं असुरक्षित है, क्योंकि ऐसे लोगों की संकीर्ण मानसिकता जो है ना वो दर्शाती है कि क्या हम हमेशा महिला सुरक्षा नहीं है, यहाँ पे लड़कियां सुरक्षित नहीं है, यूनिवर्सिटी में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अरे आप 24/7 अगर यूनिवर्सिटी में रहते हैं या कहीं रहते हैं तो आपने कितनी लड़कियों की सुरक्षा कर ली? आप इस बात का जवाब दीजिए ना। किसी के साथ में गलत हुआ है, कब आपने पक्ष कर लिया, कब आपने देख करके आप वीडियो बनाने में मशहूर हो जाते हैं। हम जैसी लड़कियों को आप कहते हैं, मैंने अभी स्टेटमेंट दिया थोड़ी देर पहले कि मैं रात को 1 बजे निकल सकती हूँ, आप पीछे से कह रहे हो 10 बजे बाद निकल नहीं सकती, आ जाए देख ले।
ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आप तरीका है आपका बात करने का, आप इस तरीके से हम लोगों को डिमोटिवेट करते कि नहीं निकल सकती, तो आप आ जाइए ना रात को 1 बजे मिलने के लिए, तब हम बता देंगे हम आते ही नहीं आते। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया है कि आप डिपेंडेड हैं, सेल्फ डिपेंडेड हैं, आप आइए घर में, आपका रात को 1 बजे भी अगर आप किसी कार्यक्रम से आते तो आए। तो मेरे घर वालों ने अपनी मानसिकता अच्छी की है, मेरे भाई ने अच्छी मानसिकता की है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आसपास के भाई है ना वो भी ऐसी मानसिकता बनाए। घोषणा पत्रों पर कितना यकीन किया जाता है? गाँव में चर्चा होती होगी। घोषणा पत्र देखो भाई साहब, किसी का कुछ रहा हो, आज तक कोई विश्वास नहीं किया जाता, और ऐसे घोषणा पत्र को बाय द वे एफिडेविट पे लेके कोर्ट में इन पर केस चलाना जाना चाहिए। अगर ये पूरा नहीं करते तो वो बात अलग है। एक दिनेश जी ने बोला कि हमें राष्ट्रीयता से पहले रोजगार चाहिए। आज दुख की बात है, वो सुभाष चंद्र बोस जिसने अपने माँ बाप को उस खजाने में से लूटे हुए से पैसे नहीं दिए, उनके इलाज कराने के लिए, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज ऐसा युवा ऐसी बात करता है इस देश में कि हमें पहले रोजगार चाहिए, तो ये देश तो फिर गुलाम हो जाएगा। इस देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं होगी तो उन लोगों की, क्रांतिकारियों के बलिदान का क्या फायदा रहेगा? राष्ट्रवाद के लिए अभी मोदी साहब जो कह रहे हैं सिर्फ वो राष्ट्रवाद, अगर वो कहें कि राष्ट्रवाद मैं भी हूं लेकिन मोदी से अगर सहमत नहीं हूं तो वो गैर राष्ट्रवादी होगा। देखिए, वो ये जो सत्ता के विपक्ष में जो सवाल सत्ता से करे वो भी एक राष्ट्रवाद है, सत्ता से जो सवाल करे वो भी एक राष्ट्रवाद है। मोदी जी ने पिछले मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे किए होंगे, लेकिन वो पूरा 60 साल में भी पूरे नहीं हो पाए। 5 साल में हो सकता है कोई मुद्दे रह गए वो पूरे नहीं हो पाए, उनको आगे पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जो अपन को सामने दिख रहा है, जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बगल में जाके खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के डिबेट का मजा आया। मजे की वजह साफ है क्योंकि बड़े यूथ और काफी एनर्जेटिक अपने जज्बात और मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रही थी। एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि नेताओं को मैनिफेस्टो के साथ साथ उनका एक एफिडेविट भी आना चाहिए कि ये वादा पूरा करेंगे हम, एक बाउंडेशन होनी चाहिए उसको, क्योंकि शपथ पत्र की वजह साफ है, क्योंकि एक भरोसा किया जाता है आप पे कि जो वादा कर रहे हैं वो भरोसेमंद है और उस हिसाब से हम आपको वोट देते हैं। ये आने वाले दिनों की एक बहस हो सकती है कि केवल घोषणा पत्र नहीं, आपका शपथ पत्र कहां है, ये जरूर लिया जाना चाहिए। साथ ही महिला सुरक्षा हो, चाहे रोजगार की बात हो या राष्ट्रवाद की बात हो, यहां बैठे यूथ ने खुलकर के उस पर चर्चा की है। बात अलग है कि कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी को डिसलाइक करता है, वजह साफ है क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, उनका अपना एक सोच होती है जो निश्चित रूप से सामने भी झलकती है और वो देखते हैं कि बिंदास अंदाज में हम इसका जवाब देते हैं। कैमरा पर्सन महेश कुमार और गिरिराज खंडेलवाल के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।